हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमने, जैसे कि आपने बोला था कि हम आज करेंगे एमसीक्यूज़ रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, तो आज 40 क्वेश्चंस लाए हैं आईआर के। इसमें आपके करंट भी होंगे, ठीक है, करंट अफेयर्स भी मिक्स होंगे एंड आपके जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल वाले क्वेश्चन हैं वो भी मिक्स होंगे। यानी कि ये बहुत मिक्स्ड क्वेश्चंस है आईआर के रिलेटेड टू उनके कॉन्सेप्ट and current affairs. Okay, hope you like the lecture and जो वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है लेक्चर को, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। डिटेंट मीन्स, डिटेंट जो वर्ड है इसका मतलब क्या है? अलायंस, रिलैक्सेशन ऑफ टेंशन, कॉपरेशन बिटवीन स्टेट या नन ऑफ दीज। डिटेंट का मतलब क्या है? और जो भी पीडीएफ के लिए बोल रहे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसका लिंक डाल दिया अपने टेलीग्राम चैनल का, आपने वहां जाके पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रिलैक्सेशन ऑफ टेंशन। डिटेंट का मतलब होता है रिलैक्सेशन ऑफ टेंशन। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोर टेनेंट ऑफ रियलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशन। हाँ, आपसे एक और चीज़ बता रही थी कि 21 सितंबर जो है वो आपके एक टेंटेटिव जो है डेट बताई है जहाँ पे आपके एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे हमारे जो लेक्चरर है उसके। तो आप अकॉर्डिंगली 21 सितंबर के लिए ही पढ़िए। उसके बाद अगर आगे भी हो जाते हैं, अगर एक्सटेंड हो जाते हैं आपके एग्ज़ाम, तो वो तो आपके लिए ही फ़ायदा है, बट आप 21 सितंबर को लेके ही चलिए कि आपका 21 सितंबर को ही एग्ज़ाम है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि नेक्स्ट जो लेक्चर है वो आपको किस पे चाहिए। कॉपरेशन एंड इंटरडिपेंडेंस बिटवीन स्टेट्स आर द की टू ग्लोबल पीस. States are primarily motivated by their own self-interest and the pursuit of power. International institutions and norms can effectively concentrate state behavior. Morality and ethics should be guide state action in international arena. चलिए, co-tenant of realism in IR का मतलब क्या है? चलिए, तो को-टेनेंट ऑफ रियलिज्म क्या है? पहले तो हमें पता होना चाहिए कि रियलिज्म का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रियलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस? इंटरनेशनल रिलेशंस में रियलिज्म का मतलब क्या होता है? देखिए, रियलिज्म जो है वो बताता है रोल ऑफ स्टेट। स्टेट का रोल क्या होना चाहिए? रियलिज्म में हम बात करते हैं कि रोल ऑफ स्टेट क्या होना चाहिए। नेशनल इंटरेस्ट, कि हमारे जो नेशनल है उसके क्या इंटरेस्ट है, किस पे उसे काम करना चाहिए। पावर क्या होनी चाहिए, जैसे बैलेंस ऑफ पावर की हम बात करते हैं, ताकि हमारा जो पॉलिटिक्स है उसे हम एक तरीके से शेप दे सके। ठीक है, ठीक है, ओके। तो इसमें जो है हम सिक्योरिटी डायलेमा, पावर पॉलिटिक्स की बातें हम करते हैं। ओके, चलिए अब हम बताते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो है हमारा बी। जैसे मैंने अभी बताया ना, सेल्फ इंटरेस्ट एंड परस्यूट ऑफ द पावर। पावर की बात करते हैं। स्टेट जो है मोटिवेट होती है बाय देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, कि अपने सेल्फ इंटरेस्ट की बात करती है स्टेट, और बात करती है किसकी? पावर की। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पावर की बात करती है, नेशनल इंटरेस्ट की बात करती है, और रोल ऑफ स्टेट। स्टेट का रोल क्या है कि वो मोटिवेट हो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो स्टेट लिखा होता है ये नेशन की बात होती है। नेक्स्ट आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद रियलिज्म। इनमें से कौन से जो थिंकर्स हैं जो इससे एसोसिएटेड नहीं है? किससे? रियलिज्म। हैंस मॉर्गन, केनेथ वॉल्स, इमैनुअल कांट, E.H. कार्ल। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, डेट इज इमैनुअल कांट। क्योंकि इमैनुअल कांट जो है, अब इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इमैनुअल कांट किससे रिलेटेड है? आइडियलिज्म से रिलेटेड है, नॉट रियलिज्म। ठीक है, तो आइडियलिज्म से रिलेटेड है। ओके,
बाकी ये तीनों जो हैं ये रियलिस्ट थिंकर है, या आप अपने जो नोट्स हैं उसमें भी लिख सकते हैं अगर आपको नहीं पता होगा तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉल व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एनार्की इन द कंटेक्स्ट ऑफ रियलिस्ट थ्योरी। अब देखो किसके कंटेक्स्ट में हम एनार्की का मीनिंग ढूंढ रहे हैं, रियलिस्ट थ्योरी के। स्टेट ऑफ chaos and lawlessness within a state, the absence of global central authority or government in the international system, a condition of political instability and conflict between state, the dominance of a single powerful state in the international system। अब हमें बताना है एनार्की का मीनिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ रियलिस्ट थ्योरी। ओके, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, द एब्सेंस ऑफ ग्लोबल अथॉरिटी। बोल रहे हैं कि ग्लोबल मतलब कि जब भी एनार्की का मतलब क्या है इन रियलिस्ट थ्योरी, बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी अथॉरिटी ऊपर नहीं होगी जो कि रूल्स लाएगी और किसी भी डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में मदद करेगी बिटवीन द स्टेट्स। ओके, absence of global centered authority or government in the international system। ओके, और अगर हम और देखें कि absence of global authority इसका मतलब क्या होता है, absence of global authority to enforce rule and maintain order among sovereign states। ठीक है, ओके, इसमें क्या होता है, इसमें सेल्फ हेल्प सिस्टम की बात करते हैं कि आपको खुद की हेल्प खुद ही करनी है। ठीक है, ग्लोबल अथॉरिटी, ड्यू टू द लैक ऑफ ग्लोबल अथॉरिटी स्टेट को सेल्फ रियलेंट होना चाहिए और अपनी सिक्योरिटी और अपने सर्वाइवल को प्रायोरिटी देनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। Realists believe that states should prioritize which of the following in their foreign policy: promoting democracy and human rights in their other countries, economic development and social welfare, national security and survival, international cooperation and peace। तो अब बताइए इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। रियलिस्ट बिलीव करते हैं कि स्टेट को इनमें से किसी एक चीज को प्रायोरिटी देनी चाहिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नेशनल सिक्योरिटी एंड सर्वाइवल। अभी तो हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है ना, नेशनल सिक्योरिटी एंड सर्वाइवल। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, सिक्योरिटी डायलिमा इन रियलिज्म। कॉन्सेप्ट सिक्योरिटी डायलिमा रियलिज्म में इसका क्या मतलब है? द आइडिया दैट स्टेट कैन सिक्योर ओनली इफ दे आर मिलिटरली स्ट्रॉन्गर देन अदर स्टेट्स, दैट सिचुएशन वेयर वन state attempt to enhance its security can unintentionally make other state feel less secure, leading to an armed race. The belief that the international situation can effectively address security threat, the idea that state should cooperate to create a collective security system। चलिए अब बताइए सिक्योरिटी डायलिमा का मतलब क्या होता है? आपको नहीं पता क्या डायलिमा का मतलब क्या होता है? चलिए पहले तो आप ये बताइए कि डायलिमा का मतलब क्या होता है। डायलिमा का मतलब होता है कि आपको कोई ऐसी सिचुएशन दी जाए कि जिसमें से आपको कोई दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ चूज़ करनी हो। ठीक है, तो आप ना ऐसे डायलिमा इन द सेंस कि आप दुविधा, हाँ हिंदी में हम उसको बोलेंगे दुविधा में पड़ जाना कि किसी एक चीज़ को प्रायोरिटी देना या किसी और एक चीज़ के बारे में किसी एक चीज़ को सपोर्ट करना। ठीक है, ये आप बोल सकते हो, किसी एक चीज़ को सपोर्ट करना। सिक्योरिटी डायलिमा अगर हम बात करें रियलिज्म का मतलब, इसमें आप देखो डायलिमा के बारे में मतलब आपको स्टेटमेंट पढ़ के कहाँ ऐसा लग रहा है कि आपको लग रहा है कि डायलिमा की बात की। द सिचुएशन वेयर वन स्टेट अटेम्प्ट टू एनहांस इट्स सिक्योरिटी कैन अनइंटरनेशनली मेक अदर स्टेट फील सिक्योर, लेस सिक्योर, लीडिंग टू एन आर्म्स रेस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखो एक जैसे सपोज एक स्टेट जो है वो अपनी सिक्योरिटी बढ़ा रहा है,
ठीक है। अब वो इंटेंशनली या इंटेंशनली है, कुछ भी है, वो अपनी सिक्योरिटी को बढ़ा रहा है, बट बाकी स्टेट्स तो ये सोचेंगी ना कि भाई ये हमसे कुछ छुपा रहा है, या ये आर्म्स रेस कर रहा है, या फिर न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, तो उससे क्या हो जाएगा, दोनों कंट्रीज या दोनों स्टेट्स के बीच में आर्म्स रेस शुरू हो जाएगी। आर्म्स रेस यानी कि यहाँ पे हथियार बनाना हो जाता है, ठीक है, वेपन्स बनाना हो जाता है, वेपन्स को बनाना, ठीक है। तो इस तरीके के डिलेमा को हम बोलते हैं एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे एक स्टेट अटेम्प्ट कर रही है कि अपना सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए, ठीक है। उसके बाद दूसरी स्टेट फील करती है कि मतलब अपने आप को लेस सिक्योर फील करती है, जिस वजह से आर्म्स रेस दोनों में शुरू हो जाता है। तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। Who said, किसने कहा है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज ए स्ट्रगल फॉर पावर बिटवीन द टू नेशन, ट्यूसडाइट्स, मैकियावेली, मॉर्गेंथो, ए.एच. कार। किसने कहा है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो एक स्ट्रगल फॉर पावर बिटवीन एंड अमंग द नेशन, ये कहा हमारे मॉर्गेंथो ने, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। क्लासिकल रियलिज्म बिगन्स विद, क्लासिकल रियलिज्म की बात की है कि क्लासिकल रियलिज्म किससे शुरुआत होती है, मॉर्गेंथो, थ्यूसिडाइड्स, मैकियावेली, ए.एच. कार। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे नीचे आंसर भी आपको दिख गया होगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारा, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल रियलिज्म द रूट ऑफ पावर पॉलिटिक्स इज, क्लासिकल रियलिज्म के अकॉर्डिंग द रूट ऑफ द पावर पॉलिटिक्स क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, सिक्योरिटी एंड सर्वाइवल, अनार्किक इंटरनेशनल सिस्टम, या ह्यूमन नेचर। चलिए बताइए, अगर आपने क्लासिकल देखो जब हम रियलिज्म पढ़ते हैं ना तो हमें क्लासिकल रियलिज्म भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है। ओके, पहले हम बात करते हैं कि क्लासिकल रियलिज्म का मतलब क्या होता है। देखिए, क्लासिकल रियलिज्म का मतलब होता है एक ऐसी थ्योरी है आईआर की जिसमें हम बताते हैं, जो कि एक जिसमें हम बताते हैं क्या, रोल ऑफ ह्यूमन नेचर, ठीक है, रोल ऑफ ह्यूमन नेचर पर्टिकुलरली इट्स सेल्फ इंटरेस्टेड पावर सीकिंग टेंडेंसीज, ठीक है, इन शेपिंग स्टेट बिहेवियर एंड ड्राइविंग कन्फ्लिक्ट। ओके, तो इसके बाद अगर हम बात करें कि ह्यूमन नेचर के बारे में बात करते हैं, एनार्की सिस्टम के बारे में बात करते हैं, पावर पॉलिटिक्स के बारे में, बैलेंस ऑफ पावर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब इसमें हम कुछ थिंकर्स की अगर हम बात करें, एक आ जाता है हमारे थ्यूसिडाइड्स, ये तो मैंने आपको बताया थ्यूसिडाइड्स हैं, और हमारे आते हैं मैकियावेली आ जाते हैं, थॉमस हॉब्स आ जाते हैं, ए.एच. कार हमारे आ जाते हैं, मॉर्गेंथो आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्लासिकल रियलिज्म और न्यू रियलिज्म में क्या डिफरेंस है। क्लासिकल रियलिज्म बताता है रोल ऑफ ह्यूमन नेचर ड्राइविंग कन्फ्लिक्ट, ठीक है, रोल ऑफ ह्यूमन नेचर इन ड्राइविंग कन्फ्लिक्ट। न्यू रियलिज्म है वो फोकस करता है ऑन द अनार्कल नेचर ऑफ द सिस्टम, अनार्कल नेचर ऑफ द स्टेट, या फिर स्टेट बिहेवियर की बात करता है, ठीक है। ओके, तो ये आ जाता है हमारा क्लासिकल रियलिज्म एंड ये आ जाता है हमारा न्यू रियलिज्म। नेक्स्ट आ जाता है हमारा वीडियो चल रहा है ना, हाँ ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारा, अच्छा इसका आंसर, सॉरी मैंने क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर नहीं बताया, इसका आंसर हो जाता है ह्यूमन नेचर। अभी हमने पढ़ा ना ह्यूमन नेचर, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिखते न्यू रियलिज्म तो इनमें से इसका आंसर क्या होता, अनार्किक इंटरनेशनल सिस्टम आ जाता, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पावर पॉलिटिक्स का रूट क्या होना चाहिए, ह्यूमन नेचर होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल रियलिस्ट। Who is the chief exponent of neo realist? Zakaria, Mearsheimer, Morgenthau या Kenneth Waltz? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज Kenneth Waltz। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। स्ट्रैटेजिक रियलिज्म इज ए थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एसोसिएटेड विद, स्ट्रैटेजिक जो रियलिज्म है वो किसने दी है, थॉमस शेलिंग, जकारिया, मेयरशेमर, स्पाइकमैन। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज थॉमस शेलिंग।
नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12, हु रोट द बुक फ्रॉम वेल्थ टू पावर। बुक्स के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हु रोट द बुक फ्रॉम वेल्थ टू पावर, थ्यूसिडाइड, स्पाइकमैन, जगारिया, थॉमस शेलिंग। आपके लिए जब क्वेश्चन ढूंढते हो ना, एकदम चुन चुन के क्वेश्चन ढूंढते हो, तो इसीलिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन सी इसका आंसर है। न्यू रियलिज्म जो है उसको और क्या क्या कहा जाता है? स्ट्रैटेजिक रियलिज्म, न्यू क्लासिकल रियलिज्म, स्ट्रक्चर रियलिज्म या ऑफेंसिव रियलिज्म। न्यू रियलिज्म को कहा जाता है स्ट्रक्चरल रियलिज्म, सी आंसर। Who gave the theory of offensive realism? Mearsheimer, Spikeman, Zakaria, Thomas Schelling. इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, डेट इज मेयरशिमर। नेक्स्ट आ जाता है हु रोट द बुक मैन स्टेट द वॉर? ए.एच. कार, केनेथ वॉल्ट्स, स्पैकमैन, थॉमस शेलिंग। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेट इज केनेथ वॉल्ट। तो केनेथ वॉल्ट को याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं एंड इनकी बुक्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे आईआर की तरफ से। एंड आपको तो एग्ज़ाम की डेट भी अब पता चल चुकी है, तो ध्यान से पढ़िए और अच्छा पढ़िए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट, व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल ऑर्डर? ए यूनिपोलर ऑर्डर, ए बाइपोलर बैलेंस ऑफ पावर, ए मल्टीपोलर वर्ल्ड, ए वर्ल्ड गवर्नड बाय इंटरनेशनल लॉ। रियलिस्ट के अकॉर्डिंग मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल ऑर्डर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, डेट इज ए बाइपोलर बैलेंस ऑफ पावर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, लिबरलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशन इज ऑफन एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रियर पॉलिटिक, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी, थ्यूसिडाइड्स ट्रैप, बैलेंस ऑफ पावर। लिबरलिज्म इज ऑफन एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, डेट इज डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, आइडियलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशन इज प्राइमरली कैरेक्टराइज्ड बाय emphasis on the power, politics and international interest, belief in the inherent goodness of human nature and the potential for cooperation, focus on military strength and strategic alliance, acceptance of international anarchy as a natural state of affair. क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 19, idealism is often contrasted with which of following approaches to international relation? Liberalism, realism, constructivism, Marxism. इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। आइडियलिज्म का मतलब क्या होता है? आइडियलिज्म का मतलब होता है कि ऐसे आइडियाज या ऐसे वैल्यूज या ऐसे एथिक्स जो कि हमारी स्टेट को बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। गुड वैल्यूज होनी चाहिए, एथिक्स होनी चाहिए, ये सब जो हैं हमारे ग्लोबल पॉलिटिक्स को शेप करने में मदद करते हैं। ओके, चलिए। और आइडियलिस्ट ये बोलते थे कि जो स्टेट है, स्टेट को एक साथ काम करना चाहिए फॉर देयर कॉमन गोल्स। अब बाहर बारिश भी पड़ना शुरू हो गई। ओके, चलिए। स्टेट को एक साथ काम करना चाहिए ताकि कॉमन गोल्स को वो अचीव कर सके और सेल्फ इंटरेस्ट को भी पा सके, ठीक है। तो आइडियलिज्म बात करता है कि स्टेट को के अंदर
वैल्यूज होने चाहिए, आइडियाज होने चाहिए, एथिक्स होने चाहिए, ताकि वो अपनी स्टेट को बना सकें और एक पीसफुल एंड जस्ट वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ हमें लेके जा सके। और ऐसी बहुत सारी आइडियलिस्ट बोलते थे कि बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी बनी हैं जो हमारी वर्ल्ड को आगे ले जाने में मदद करती है, और वो पीस कॉरपोरेशन की बात भी करती है, ताकि हमारे जो डिस्प्यूट्स हैं वो भी रिजॉल्व हो सके। ओके, जैसे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है ना, यूएन ऑर्गेनाइजेशन, लीग ऑफ नेशन है। ओके, लीग ऑफ नेशन किसका प्रीडिसेसर है? यूएनओ का ही तो है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का तो है। 1919 में बना था लीग ऑफ नेशन। आफ्टर दैट यूएनओ बना 1945, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। क्यों बना? क्योंकि लीग ऑफ नेशन की किसी ने बात ही नहीं सुनी, ठीक है ना। ऐसे बोला गया था कि ये सब चार्टर साइन करेंगे कि हम लोग अब पीस ट्रीटी साइन कर रहे हैं, अब हम डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेंगे, कॉर्पोरेशन को प्रमोट करेंगे, पीसफुली रहेंगे, ग्लोबल कम्युनिटी होगी। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना। आइडियलिज्म को ज़्यादा एक प्रोमिनेंस मिली आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है। वो इसलिए बनी ताकि फ्यूचर में जो भी कन्फ्लिक्ट हो उसे वो बचा सके। जिसमें आपने देखा होगा वुड्रो विल्सन की बात, अगर हम करते हैं वुड्रो विल्सन की बात करते हैं, उन्होंने अपने 14 पॉइंट्स दिए थे। इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं, ऐसे बता रहे। और लीग ऑफ नेशंस भी थी, ठीक है। एक एग्जांपल्स है कि आइडियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। अगर आपको बारिश की आवाज आ रही हो, बारिश पड़ रही है बाहर। एक और बिलीफ ऑफ आइडियलिस्ट का कोर बिलीफ क्या होता है? वॉर इज इनएविटेबल इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, स्टेट आर प्राइमरली ड्राइवन बाय देयर सेल्फ इंटरेस्ट, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन इज पॉसिबल एंड डिजायरेबल, पावर इज द अल्टीमेट डिटर्मिनेंट ऑफ इंटरनेशनल आउटकम। ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन इज पॉसिबल एंड डिजायरेबल, स्टेट प्राइमरली सेल्फ इंटरेस्ट पे नहीं, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर, तो हम कहां जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी पे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट यूरोपियन यूनियन? जर्मनी इज द फाउंडिंग मेंबर। एक सेकेंड, ओके, बीच में बार बार पता नहीं क्या हो रहा है। Germany is the founding member of European Union. Croatia is the latest member of European Union. Among all the member of European Union, Malta has the smallest area. All the European Union countries use euro as the currency of their state. चलिए, अब हमने क्या करना है? हमने यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ना है। यूरोपियन यूनियन है क्या, पहले उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि यूरोपियन यूनियन है क्या। थोड़ी सी एक जगह बना ले, फिर हम पढ़ते हैं अपने यूरोपियन यूनियन की। ओके, हम यहाँ पढ़ते हैं, फिर आप इसका आंसर खुद बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। ओके, चलिए देखिए, यूरोपियन यूनियन जो है वो 27 मेंबर कंट्रीज का एक पावर ब्लॉक है, पॉलिटिकल ब्लॉक है या इकोनॉमिक ब्लॉक है, ठीक है। इसमें से अगर हम बात करें कि 19 कंट्रीज जो है यूरोपियन यूनियन की, वो यूज करती हैं यूरो एज ए करेंसी। क्या यूज करती हैं? यूरो उनकी करेंसी है, यानी कि कॉमन करेंसी है एज देयर ऑफिशियल करेंसी। अगर हम बात करते हैं, क्या यूज करते हैं ये? ऑफिशियल करेंसी। कौन सी? यूरो। कौन सी कंट्रीज? यूरोपियन यूनियन के जो 19 कंट्रीज है। अब इसमें जो 8 कंट्रीज हैं वो यूरो करेंसी यूज नहीं करती। कौन सी है वो 8 कंट्रीज? अगर हम बात करें बल्गेरिया, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, अब मैं शॉर्ट में लिख लूं, आप खुद लिख लेना, डेनमार्क, ओके, हंगरी, पोलैंड, रोमेनिया, स्वीडन, ये यूरो करेंसी नहीं यूज करती। डू नॉट यूज यूरो करेंसी। 8 ऐसी करेंसीज है किसमें? यूरोपियन यूनियन में, ठीक है। अब इसका क्या है, ये एक तरीके से इसलिए बनाई गई थी यूरोपियन यूनियन ताकि वो पीस
को प्रमोट कर सके, वैल्यूज को प्रमोट कर सके, फ्रीडम, सिक्योरिटी, जस्टिस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, कंपिटिटिव मार्केट को, सोशल एक्सक्लूजन को, इन सब चीज़ों को वो प्रमोट कर सके। ये कंट्रीज हैं, ये याद रखेगा। पहले अगर आपने नहीं लिखी है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं 2 मिनट का वेट कर लेती हूँ अगर आप लिख रहे हैं तो। होप आपने लिख लिया होगा। मैं ये मिट जाएगा क्योंकि यहाँ से क्रॉस करते तो ये मिट जाता है। चलिए नेक्स्ट, अगर हम बात करें और यूरोपियन यूनियन के बारे में, ठीक है। चलिए देखिए, यूरोपियन यूनियन बना कब था और कैसे बना था। ओके, 1952 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जिसको बोलते हैं यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, ठीक है। और ये ट्रीटी ऑफ पेरिस के अंडर बनी थी। ट्रीटी ऑफ एक पेरिस हुई थी 1951 में, उसके तहत ये जो है ऑर्गेनाइजेशन बनी। ये 6 कंट्रीज ने बनाई थी। कितनी कंट्रीज ने बनाई थी? 6। नाम याद रखने की जरूरत नहीं, अगर आप याद रख सकते हो बहुत अच्छी बात है। एक आगे बेल्जियम, एक है फ्रांस, जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग एंड नीदरलैंड। इन कंट्रीज ने बनाई थी क्या? यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, ठीक है। प्लेसिंग द कोल एंड मतलब इन्होंने कॉमन मार्केट बनाना था, इसी वजह से इन्होंने ये बनाई। यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस भी बना, ठीक है। ओके, 1952 में अंडर पेरिस ट्रीटी के तहत ही, ठीक है। अब उसके बाद बनती है हमारी एक और ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम बोलते हैं यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी बाय यूरोटम ट्रीटी 1957। ओके, इसके बाद यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनती है ट्रीटी ऑफ रोम के तहत 1957 में, ठीक है। उसके बाद आ जाती हैं हमारी maastricht ट्रीटी। इससे पहले बहुत सारी है। शेंगन ट्रीटी है। शेंगन ट्रीटी अगर एग्रीमेंट की बात करें 1985 में हुआ था। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। ये यूरोपियन कंट्रीज के लिए था ताकि वो क्या कर सकें, बॉर्डर्स को ओपन कर सकें, ताकि कंट्रीज जो है एक जगह एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा सके विदाउट पासपोर्ट कंट्रोल, ठीक है। अब ये क्यों बनाया गया था? ये इसलिए नहीं बनाया गया था कि हम क्या है किसी गलत चीज़ को प्रमोट करें, बल्कि ये इसलिए बनाया था कि टूरिज्म को हम प्रमोट करें, मार्केट इकोनॉमी बढ़े, इस सब चीज़ों के लिए। बट आफ्टर दैट कुछ कंट्रीज ने इसको लेफ्ट कर दिया था बिकॉज ऑफ द जो गलत एक्टिविटीज हो रही थी जिस वजह से, ठीक है। 1992 में maastricht ट्रीटी होती है 1992 में, ठीक है। उसके बाद बनती है हमारी यूरोपियन यूनियन बनती है। ओके ओके, उसके बाद जो है यूरोपियन पार्लियामेंट इलेक्शंस भी हुए, काफ़ी सारी चीज़ें थी। ट्रीटी ऑफ लिस्बन, हाँ ये याद रखना, ट्रीटी ऑफ लिस्बन 2007 में हुई थी। ये इनके ईयर याद रख लेना जो जो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ब्रेक्जिट हुआ था, कब हुआ था ये आपने लिखना है, ब्रेक्जिट। ओके, चलिए इतना हो गया ना, काफ़ी है। अब चलिए क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जर्मनी इज द फाउंडिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन। अभी मैंने आपको बताया कि यूरोपियन यूनियन के फाउंडिंग मेंबर कौन कौन से थे। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि यूरोपियन यूनियन जब बना था तो उसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से थे। नेक्स्ट आ जाता है क्रोएशिया द लेटेस्ट मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन। ऑल द मेंबर ऑफ यूज यूरो एज ए करेंसी। अब लास्ट स्टेटमेंट को आप पढ़ के ही बोल सकते हो कि इसका आंसर डी है। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि 19 यूरोपियन यूनियन कंट्रीज की सेम करेंसी है बट 8 यूरोपियन यूनियन की करेंसी सेम नहीं है, तो इसका आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, थोड़ा लंबा हो गया तो इसलिए। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग, हाउ मेनी आर द नाटो के मेंबर कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रिया, बल्गेरिया, क्रोएशिया, सर्बिया, स्वीडन, नॉर्थ मैक्सिडोनिया। तो इसमें से सिर्फ 4 हैं और आपने बताना है इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अब आपने बताना है इनमें से कौन से मेंबर्स हैं और कौन से नहीं है, या आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बिम्स्टेक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये करंट में भी चल रहा है। अगर हम बिम्स्टेक की बात करें, बिम्स्टेक अभी करंट में भी न्यूज़ में है, तो आपने बताना है बिम्स्टेक के बारे में। It is a regional organization consisted of 7 members till January 2025. Okay, next.
It came into existence of the signing of the Dhaka Declaration 1999. Okay. Bangladesh, India, Sri Lanka, Thailand, Nepal are the founding member of BIMSTEC. In BIMSTEC, the sub-sector of tourism is being led by India. Okay, ये क्वेश्चन नंबर 23 इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट एंड टू करेक्ट, सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट, फर्स्ट एंड फोर करेक्ट या वन ओनली करेक्ट? ओके, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर वन ओनली. ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है. ये डी है. ऑप्शन नंबर डी क्यों है इसका आंसर? चलिए अब हम पढ़ते हैं बिम्स्टेक के बारे में, क्योंकि बिम्स्टेक न्यूज़ में था. ठीक है, चलिए अब देखिए आप कैसे आईआर को करंट के साथ रिलेट कर सकते हैं. आगे मैंने ब्रिक्स पे भी लाया एंड ब्रिक्स भी न्यूज़ में. तो अभी हम बिम्स्टेक के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम बिम्स्टेक के बारे में ही पढ़ेंगे, ब्रिक्स को हम बाद में पढ़ेंगे. 1997 में हमारा बनता है बिम्स्टेक. बे ऑफ बंगाल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है ये. ठीक है, तो चलिए कब बना था? 1997 में. भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड एंड नेपाल. 2 कंट्रीज के नाम याद रखना, नेपाल, भूटान. कब इन्होंने ज्वाइन किया? 2004 में. तो क्या ये फाउंडिंग मेंबर हुए? नहीं. ओके, चलिए अब बात करें कौन सी डिक्लेरेशन हुआ था? बैंकॉक, ना कि ढाका. बैंकॉक डिक्लेरेशन हुआ था जिस वजह से बिम्स्टेक 1997 में बनी. ठीक है, ओके. चलिए अब इसका 6th समिट हुआ था. 6th बिम्स्टेक का समिट हुआ है कहाँ पे? बैंकॉक में. थीम है उसका प्रॉस्पेरस, रेजिलिएंट एंड ओपन बिम्स्टेक. प्रॉस्पेरस, रेजिलिएंट एंड ओपन बिम्स्टेक. ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आया, यहाँ जगह थोड़ी सी कम थी. प्रॉस्पेरस, रेजिलिएंट एंड ओपन बिम्स्टेक. ठीक है, इतना सा लिख रही हूँ. अब मैंने आपको एक पूछा कि कौन कौन से सेक्टर बिम्स्टेक की कंट्रीज को दिए गए हैं. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. टोटल इसके 7 मेंबर ही हैं ये. ठीक है, ठीक है. यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? टोटल कितने मेंबर हैं? 7 मेंबर ही हैं. और यहाँ पे देखा था टूरिज्म क्या इंडिया को दिया है. ये सब सेक्टर्स जो हैं बिम्स्टेक ने अपनी कंट्रीज को दिए हुए हैं कि इन पे ये सब काम करेंगे. ये सेक्टर्स दिए गए हैं बिम्स्टेक कंट्री को कि इन सब पे ये सब काम करेंगे. ओके, इसका हेडक्वार्टर है ढाका, बैंकॉक, बांग्लादेश. सॉरी, ढाका, बांग्लादेश. ओके, तो एक चीज़ और मैंने आपको बोलना था. हाँ, ये सब सेक्टर्स प्लीज़ एक बारी पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है. बिम्स्टेक के कंट्रीज हैं, उनके सब सेक्टर क्या है. मैं आपको इंडिया के बता देती हूँ. इंडिया के क्या है? इंडिया के टूरिज्म नहीं है. इंडिया की है सिक्योरिटी. इंडिया सिक्योरिटी पे काम करेगी, काउंटर टेररिस्ट पे काम करेगी, ट्रांसनेशनल क्राइम पे बात करेगी, डिजास्टर मैनेजमेंट और एनर्जी पे काम करेगी. ठीक है, ओके. भूटान इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज पे बात करेगा. साइंस एंड टेक पे करेगा श्रीलंका. तो ये सब हैं जो सब सेक्टर्स डिवाइड किए गए हैं. नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 24. Who among the following the member of the jury to select the recipient of Gandhi Peace Prize? The President of India, the Prime Minister of India, the Chief Justice of India, the Leader of Opposition in the Lok Sabha. तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 2, 3 and 4. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इनमें से कौन सी सही है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर 2026, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट टूरिज्म 2027, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट 2025, इंटरनेशनल ईयर ऑफ एस्टेरॉयड अवेयरनेस एंड प्लानेटरी डिफेंस 2029.
इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने ये राइट डाउन नहीं किया है तो लिख लीजिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलिए अब आता है ब्रिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्रिक्स। ब्रिक्स जो है इसका एक नया पार्टनर बना है, वो है वियतनाम। ठीक है, पार्टनर बना है। इंडिया होस्ट करेगा 2026 का ब्रिक्स का समिट। ओके, 2025 का किसने समिट जो है वो किया था, वो थी हमारी ब्राज़ील। इंडिया करेगा 2026 का। ठीक है, ब्राज़ील जो होस्ट करेगा वो 17 समिट है। इंडिया जो होस्ट करेगा वो 18th समिट होगा। वो याद रखिएगा कि 17, 18 ऐसे पूछा ना, जैसे 16 समिट हेल्ड इन द चेयरमैनशिप ऑफ रशिया इन कजान। ठीक है, इंडोनेशिया बिकम द फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स। बिल्कुल सही। द थीम ऑफ द 16 ब्रिक्स समिट वाज, थीम भी पूछ लेते हैं क्या है, कौन सी करेक्ट है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए ये वाला करेक्ट है। इसकी थीम जो है वो रॉन्ग है। ठीक है, तो अभी वाली जो थीम है 2025 की वो आपको याद रखनी है। ओके, ब्रिक्स के 10 मेंबर्स हो गए हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, कितने मेंबर्स हैं? 10 मेंबर्स हैं ब्रिक्स के। 10 मेंबर्स हैं। कौन कौन से? इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, यूएई। ओके, हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना। ठीक है, G7 भी पढ़ लेना, G7 न्यूज़ में था, G7 न्यूज़ में था, क्योंकि इसका कनाडा होस्ट कर रही है 2025 वाला जो समिट है वो। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 27। ऑपरेशन अंडरटेकन बाय द आर्मी टुवर्ड्स द अपलिफ्टमेंट ऑफ द लोकल पॉपुलेशन इन रिमोट एरिया टू इंक्लूड एड्रेसिंग टू द बेसिक नीड्स इज कॉल्ड। ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन सद्भावना, ऑपरेशन मदद। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट, द टर्म न्यू कोलोनियलिज्म become prominent after the First World War, the end of the Second World War, end of the Cold War, the beginning of the Industrial Revolution। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट, Neo-colonialism is often facilitated by strong nationalist sentiments in developing countries, the rise of independent international organizations, the influence of international financial institutions and multinational corporations, strict trade barriers between nations। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। अच्छा, आप लोगों को अगर ये चाहिए कि जितना भी करंट से रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हमारी हैं, जैसे पुरानी तो है बट न्यू भी तो है, जैसे ब्रिक्स का समिट हुआ, अभी G7 का समिट हुआ, SCO का समिट हुआ है एंड बिम्स्टेक का समिट हुआ है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप चाहते हैं कि आपको एक ही लेक्चर में सब ऑर्गेनाइजेशंस मिले तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिसमें कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है प्लस उनका करंट से रिलेटेड क्या है वो भी आपको मैं एक ही लेक्चर में दे दूँगी, कि आपको और कोई भी लेक्चर पे भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई प्रॉमिस डैट। ओके, इफ़ यू वांट देन कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा ज़रूर। अब एक दो कमेंट नहीं दीजिएगा, बहुत सारे तब। चलिए नेक्स्ट है, एक ही डिफरेंस बिटवीन कोलोनियलिज्म एंड न्यू कोलोनियलिज्म इज। कोलोनियलिज्म इन्वॉल्व डायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल while neo-colonialism does not. Colonialism is historical phenomena while neo-colonialism is modern phenomena. Colonialism is economic exploitation while neo-colonial does not. Colonialism is driven by desire resources while neo-colonialism is driven by desire political influence. इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल, एंड neo-colonialism ऐसा नहीं होता। In the context of international relations, neo-colonialism often associated with multilateralism and cooperation, the rise of globalized economics and institutions, the decline of the state sovereignty, the promotion of democratic values. Question number 31 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। Next, what was the main reason for the decline of new international economic movement? Lack of support from the developed countries, internal division among developing countries, the global economic recession of 1980s, all of the above। देखिए, न्यू जो था, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर बना क्यों था, ये इंपॉर्टेंट है भाई। आप लोग कुछ पढ़ो ना पढ़ो, ये पढ़ लेना, क्योंकि न्यू इंपॉर्टेंट है।
अच्छा, क्यों आया था? ताकि ग्लोबली इकोनॉमिक सिस्टम को देखा जाए और जो भी इक्वालिटीज है बिटवीन ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ। अच्छा, ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ कंट्रीज कौन सी होती है? ग्लोबल नॉर्थ कंट्रीज होगी जो थोड़ी सी प्रॉस्पेरियस है, जैसे यूएस आ जाएगी हमारी, रशिया आ जाएगी हमारी, ठीक है, ये वाली कंट्रीज होगी। एंड ग्लोबल साउथ वो कंट्रीज होगी जो कि इकोनॉमिकली थोड़ी वीकर है, ठीक है। अब नियो इसलिए बनाया गया था कि डेवलपिंग नेशंस के लिए थोड़ा सा फेवर किया जाए इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग ट्रेड, ठीक है, डेवलपमेंट असिस्टेंस एंड रिड्यूसिंग ट्रेड बैरियर। ओके, चलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, Neo focus on commodity price was driven by the desire to increase the profit of multinational corporation, stabilize the global economy, reduce the dependence of developing country of primarily commodity export, promote competition among developing countries. इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, reduce the dependence of developing countries on primarily commodity export। ठीक है, चलिए। The concept of the balance of power in international relation refers to the equal distribution of power among all the states, a situation where one state dominates the other, a system where state form alliance to prevent any single state from becoming too powerful, the use of diplomacy to resolve conflict peacefully। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। Hegemony in international relation refers to a situation where power is equally distributed, a situation a state dominance over other state in this system। hegemony कौन है? यूएस, तो ऑप्शन नंबर बी, स्टेट डोमिनेंस ओवर अदर स्टेट इन द सिस्टम। बस बात खत्म, hegemony इक्वल टू हमारा यूएसए। Which of the following is not a traditional element of national power? Military strength, economic capacity, population size, international law and norms। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 37। Globalization has affected the management of power in international relations by increasing the importance of state and sovereignty, making it easier for state to control their border, increasing the number of non-state actors with influences, reducing the role of international law and institutions। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 38, अब 3 क्वेश्चंस रह गए हैं बस। According to Morgenthau, the key concept in understanding the international politics is cooperation, ideology, national interest, economic interdependence। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। बफर स्टेट कौन सी होती है? स्टेट लोकेटेड बिटवीन 2 मेजर पावर्स, स्टेट विद वेरी लार्ज मिलिट्री, स्टेट दैट इज पार्ट ऑफ मिलिट्री अलायंस, स्टेट विद स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्ट पावर रेफर्स टू, ये वाला क्वेश्चन आपका कमेंट सेक्शन में आंसर देना। सॉफ्ट पावर होती क्या? एक हार्ड पावर होती है, एक सॉफ्ट पावर होती है। ओके, चलिए, ये थे हमारे टॉप 40 क्वेश्चंस जिसमें हमने किए करंट अफेयर से रिलेटेड भी एंड ये भी। एंड चैनल को जो फर्स्ट टाइम देख रहा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी हमारे लेक्चर के लिए पढ़ रहा है उनके साथ इसको शेयर करिए। अगर आप चाहते हैं तो मैंने आपको बताया कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन पे हम लेक्चर बना के लाएंगे, चाहे वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, उन सब पे हम लेक्चर लाएंगे। बट आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको चाहिए कि नहीं, क्योंकि हम एक पूरा एक लेक्चर मैराथन बनाएंगे जिसमें हम सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे, चाहे वो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन आपके सिलेबस में है एंड जो भी न्यूज़ में है जिसमें इंडिया का रोल रहा है कुछ, उसको भी हम करेंगे। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।